वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो हम आपके लिए लाए हैं वो अमूमन सर्दियों के हिसाब से लेकर आए हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। और अभी सर्दियाँ इतनी जो है ना आई भी नहीं हैं, नॉर्मल अभी स्टार्ट हुआ है सीज़न का, और सीज़न के स्टार्ट में ही लोग बड़ा बीमार हो रहे हैं। और जिस तरीके की नोयत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, डेंगू भी मौजूद है, कोरोना भी मौजूद है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं मुल्क के अंदर। तो जो भी हम लोग आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे या जो भी बातें हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे, उससे थ्रू आउट आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोग जो है वो क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग किस तरीके से अपने आप को क्योर कर सकते हैं तमाम चीज़ों से। इससे पहले कि मैं आपको गैस का इंट्रोडक्शन कराऊँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तज़ाज जो आपको दे वही रिवायती लज्जत जो है हमारे देश की पहचान। इसलिए तो कहते हैं कि मेरे देश का बिस्किट है गाला। गाला के साथ हम करते हैं अपनी देश की रिवायतों और सकाफतों को याद, क्योंकि हमारे देश का हर रंग है निराला। देख रहे हैं आप लोग कि गाला बिस्किट जो है वो बहुत मज़े का बिस्किट है और अंडे का मिक्सचर जो है वो उसके अंदर मिक्स किया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप कि इनकी पैकिंग भी कितनी खूबसूरत है। और बिस्किट को मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये हमारे कल्चर को डिपेंड करता है, कल्चर को प्रेजेंट करता है। बहुत मज़े का बिस्किट है, मैं तो ज़रूर इसको ट्राई करती हूँ हमेशा, और मैं अपने गेस्ट को भी ट्राई करवाऊंगी ब्रेक में कि आप भी ज़रूर खाइएगा इस बिस्किट को। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको भी बड़ा पसंद आएगा। बड़ा पुराना बिस्किट है हमारा। तो गेस्ट के इंट्रोडक्शन करा देते हैं प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे गेस्ट आज मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और जब भी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा वायरल फैल जाता है, तो मैं इनको ज़रूर मदऊ करती हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम के अंदर आएँ और हमसे डिस्कशन करें, लोगों को अवेयर कर सकें कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं लोगों को इन तमाम सूरत हाल के अंदर, तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। वेलकम करूँगी डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो यही सवाल करूँगी, ये जो वायरल आप देख रहे हैं कि अभी सर्दियों का आगाज़ हो ही रहा है, अभी प्रॉपर आगाज़ हुआ भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों को बड़ा वायरल हो रहा है, यानी बुखार भी हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, सांस रुक रही है, डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि अमूमन लोग जो है वो डस्ट एलर्जी की वजह से इतने ज़्यादा जो है ना कह रही हूँ कि परेशानी में आ रहे हैं और इतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं कि जिस तरीके से उनका सांस उखड़ रहा हो। तो ये तमाम सूरत हाल क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हर मौसम की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ सदाबहार हैं, जैसे पोल्यूशन की बीमारियाँ। हमारे क्लाइमेटिक चेंजिंग में जो डस्ट है, दूसरी चीज़ इनका आपने जिक्र किया, ये तो हमारे यहाँ की सदाबहार सौगात है, हर वक्त हमारे यहाँ पाई जाती है। इनको ये सोचना चाहिए कि कुछ मौसम, जैसे ये विंटर मौसम है, विंटर सीज़न में पोल्यूशन, आबो हवा की तब्दीली, गंदगी, अनहाइजेनिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें चाहिए कि हमें इन चीज़ों का पहले से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी जो मोर देन 50% डिजीज़ हमारी माहौल से आती हैं। जैसे फर्ज कर लो काफ़ी खांसी हो रही है, एलर्जिक हो रही है, एस्थमा हो रहा है। एलर्जिक एस्थमा हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। साइनसाइटिस, साइनस, जो साइनस की बीमारियाँ हमारी हैं, फ्लू की बीमारियाँ, कोल्ड की बीमारियाँ हमारे यहाँ, इस वेदर की बीमारियाँ ये, इसमें अगर आप माहौल को साफ़ सुथरा कर दें तो ये बीमारी ये नहीं होती हैं ये। इसी तरह की हमारी इन्हीं माहौल से हम इनहेल कर जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें इनहेल कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिससे गेस्ट्रो के अमराज हो जाते हैं। चेस्ट की बीमारियाँ हैं, गेस्ट्रो की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ हैं। फिर इससे यही नहीं होता कि सांस जब फूलती है तो ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़ जाते हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो कि घर से बाहर नहीं निकलते लेकिन घर में तो होते हैं, लेकिन क्योंकि फ़ज़ा जो आलूदगी होती है तो उसकी वजह से इनकी नाक में प्रॉब्लम होती है, सांस में प्रॉब्लम होता है। ये सांस भी जो है हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। इसके साथ साथ इन चीज़ों की वजह से आपकी अपनी इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ता है, तो शुगर के मराज भी सामने आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें एक तरफ तो हाइजीन को कंट्रोल करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें बीमारियों पे तवज्जो देनी चाहिए। ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि कंट्रोल की जा सकती है, मोर देन 50% बीमारियाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके कंट्रोल में। लेकिन आपको पता है कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है, एक तरफ उनका ट्रीटमेंट, एक तरफ हॉस्पिटलों की कमी, क्लिनिकों की कमी, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकेशन का ना होना, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है
कि वो किस तरह से इन बीमारियों को ट्रीट करेंगे। ये सब चीज़ें मिलती हैं। आपका जो एक इलनेस लेवल है, आपका जो बीमारियों का लेवल है, आपके माशरे का वो जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ जाता है इन चीज़ों में। हमें चाहिए कि हमें थोड़ा सा केयर लें आपसे। अब इन चीज़ों में देखें, मैंने ये देखा कि ज़रा से जो है वो हल्की सी सर्दी की लहर लगी। जो बच्चों के हवाले से मैं बात कर लूँ कि मैंने देखा कि वो अपने बच्चों को फ़ौरन जबल को लपेटना शुरू रैप कर देती हैं कपड़ों से और मोटे। अभी आपके सर्दी आई नहीं है, आपने मोटे कपड़े और गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, और बीमारियां फैल जाती हैं। यानी आपने वो जो कांटेक्ट था ऑक्सीजन का बच्चे के दौरान, वो भी ब्रेक कर दिया आपने, पार्शल आपने ब्रेक कर दिया उसको। अब उससे क्या हुआ, बच्चा और सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। अब इस वक्त जो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, वो बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी सांसें रुक रही हैं, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं और कंप्लेन ये कर रही हैं कि सर ये तो सोता ही नहीं है, हर वक्त रोता है। जब देखा कि दो कपड़े पहने हुए, नीचे स्वेटर भी है, नीचे जो ऊपर जो है कमीज भी मोटी सी पहनाई हुई है। अच्छा, खुद हल्का पलका, खुद जो पहनी वो हल्का कपड़े पहनी है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये बच्चे किसके, आपके अपने बच्चे हैं ये, तो आप अपनी तरह रखें ना उनको। कहने लगे नहीं सर वो ठंडी हवा है। भाई ठंडी हवा जहाँ भी होगी, क्या आप कभी सर्दी के मौसम में नमूनिया जैसे हो जाता है, आप कभी हॉस्पिटलों में गए, आईसीयू में गए, एसी चल रहा होता है। जब एसी वहाँ चल रहा है और इतना शदीद वहाँ पे आपको पता है कि वो सीना, चेस्ट कंजेशन ये सब हो रहे होते हैं, जब वहाँ एसी चल रहा है तो आप घरों में उसकी हवा को क्यों रोक रहे हैं आप उसे। देखिए जब भी फीवर होता है, तेज फीवर होता है, हम कहते हैं नहीं भाई आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करो। ये भी तो सोचना है, भले वो पेशेंट जो है वो नमूनिया का हो, वो गैस्ट्रो का हो, वो अस्थमा का हो, फिर भी हम उसको कहते हैं कि नहीं आप इसको जो है कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे, आप इसे कोल्ड पैकेज आप इसको रखे जाएंगे। तो सवाल ये कि जब ये कंसेप्ट है ना क्लियर होना चाहिए हमें। सबसे ज़्यादा आज मैं ये सोच रहा था कि ये मैसेज तो मुझे देना ही देना है माँओं को कि खुदा के लिए ये बच्चे जो आप जिनको बहुत ज़्यादा लिपेट देती हैं, इनको थोड़ा खुला रखें, इनको सांस तो होने दें। आप और ज़्यादा कंजेशन पैदा कर रही हैं आप। फिर ये कि ठीक है आप छोटे बच्चों को भी बाहर ना निकालें। जैसे आपको मालूम है कोरोना हमारा यहाँ बहुत आम है, बाहर की चीज़ों में ये कांटेक्ट करना, हवा के ज़रिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा बच्चों की भी नाक वाक बंद होती है, आपको पता है सिमना। अच्छा वो जब ये कहते हैं कि ये बच्चे इतने छोटे हैं और ये घर में ही हैं, तो इनकी नाक कैसे ख़राब होगी, इनको कैसे साइनस हो गया, ये तो बाहर निकले भी नहीं है। जबकि बड़ों से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनकी निस्बत इनको ज़्यादा जो है साइनस हो रहा है। तो इसकी वजह से भी यही है कि आपने उसको इतना ज़्यादा लपेट दिया था और अब उसकी जो नाक की थी और फिर आप उसके करीब जो मौजूद होते हैं और जो लोग आते हैं उसको ये प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, इससे इन्फेक्शन फैलता है। इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो आप मेरे दरमियान होते हैं वो बच्चों को लग जाते हैं। अच्छा फिर वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो मज़ीद जो है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों के दिल में बच्चों में रिएक्ट करती है, रुक जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये सारे माहौल की डिजीज है। यानी बच्चों को इतना नहीं ढांपना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो या एसी चल रहा हो, तो उनको नॉर्मल जो है वो रखना चाहिए, इतना ज़्यादा उनको कंजस्टेड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी डॉक्टर साहब, उसके बाद भी दीगर हम लोग चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरीके से बात कर रहे थे वायरल के हवाले से कि अभी जो है वो सीज़न का आगाज़ हो गया है, यानी सर्दियों का हल्की हल्की लहर जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके आगाज़ में ही बहुत सारी जो है लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से हमने कहा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखारी अमूमन हर बंदे के जो है वो साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हर बंदा जो है वो इसका शिकार हो रहा है। तो डॉक्टर साहब से मैंने इस मौज़ूआत पर भी बात की और साथ अभी मैं बात करूँगी कि जो डेंगू के केसेस पे इजाफा होता जा रहा है, उसके केसेस के लिए यानी उसकी कमी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और साथ ही साथ लोगों को घर में क्या ट्रीटमेंट ऐसी फर्स्ट एड के तौर पर देनी चाहिए कि वो बुखार को वहाँ पर कंट्रोल कर लें। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बता दें, क्योंकि बहुत हाई फीवर होता है डेंगू के अंदर, तो फर्स्ट एड के तौर पर बुखार को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले घर में क्या करना चाहिए? सही, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ये डेंगू ही की वजह से नहीं कि बुखार हो रहा हो और आप उसे कंट्रोल सिस्टम देख लें और वो सिर्फ डेंगू पे अप्लाई करें, बल्कि ऐसा नहीं है। कोई भी बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर जो मोर देन 102 टेम्परेचर से ऊपर हो, उसको आपके लिए ज़रूरी है कि आप घर में ऐसे इकदाम रखें जिससे उसका टेम्परेचर को कम किया जा सकता हो। सबसे पहली चीज़ है आपके घर में जो टेप वाटर है, पानी है आपके घर में, अगर ठंडा फ्रिज का पानी है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके घर में सादा पानी भी है, आप उससे फौरी तौर पे सर को गीला कर दें, हाथ पैर को गीला करें, उठा के पेट को गीला करें। सिर्फ हमने चेस्ट पे पानी नहीं डालना। अगर ये हम 2 से 3 मिनट और 5 मिनट डालेंगे,
100% जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उस वक्त ये नहीं होता कि उस बच्चे को जो आप बुखार कम कर रहे हैं उसको कोई खुदा ना खास्ता नमूनिया हो रहा है या खुदा ना खास्ता सांस रुक रही है, कुछ भी हो रहा हो, वट एवर द कॉज ऑफ दैट, आपको हर सूरत में जो है ठंडा पानी लगाना है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा वो बड़े बच्चा है तो उसको आप एंटीबायोटिक के जो ड्रग्स आते हैं हमारे पास वो 1-2 चम्मच पिला दिए जा देंगे, या कोई और बड़े लोग हैं तो उनको ऐसी एंटीबायोटिक की टेबलेट्स होती हैं, एंटी एनर्जेटिक्स होते हैं, वो आपको फौरी तौर पर देना है। वो सपोर्टिव थेरेपी कहलाती है, वो कोई ऐसा कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता। आपको आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये फीवर कम हो जाता है। जैसे ही फीवर कम होता है आपको चाहिए कि इमीडिएटली आप रश करें, डॉक्टर के पास पहुँचे और उसको बताएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। ये बड़ा सिंपल तरीका है। अब अगर वो खुदा का सामने देखा कि वो डेंगू की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली डेंगू के बुखार और दूसरे बुखार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो डेंगू के जो बुखार होते हैं उनकी 2 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो सीवियर पेन होता है, इसे कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज, ब्रेक बोन फीवर, यानी हड्डियों को तोड़ देता है। वो इतना तेज बुखार होगा, दर्द होंगे, इतना किसी और बीमारी में ऐसा नहीं पाया जाता, हम इससे डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये कि इसमें जो सर्दी लगेगी वो भी ज़्यादा लगेगी। अच्छा। यानी टाइफाइड मलेरिया के मुकाबले में कई गुना इसमें सर्दी ज़्यादा होगी। इसका बुखार कंटिन्यू रहेगा, यानी इसका बुखार नहीं उतरता। आपका टाइफाइड का भी कुछ होता है लेकिन उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन पैटर्न डिफरेंट हो जाते हैं, उसका लेडर पैटर्न होता है, इसका डिफरेंट पैटर्न है। तो ये आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपको जो हो रहा है ये डेंगू की तरफ आप जा रहे हैं। टेस्ट आपको कराए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हाई ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे पेशेंट को और हम डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको वीकनेस बहुत होगी, यानी एक तो पेन हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग बहुत अहम है। वो भी नोजिया या वोमिटिंग जो है, उल्टी जो है, वो दोनों में तीनों केसेस में होती है, मगर इसकी जो उल्टी होती है वो नहीं रुकती। अच्छा। दूसरी बीमारियों को रुकेगी, इसकी नहीं रुकेगी। आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 12 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, उसकी उल्टी नहीं रुक रही है। ये जो उल्टी जो नहीं रुक रही है ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके प्लेटलेट काउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। आप इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज करें या उसको फर्स्ट एड, एक अच्छी फर्स्ट एड दें आप उसको। इसकी वजह ये होती है कि जब प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो लीवर डैमेज हो रहा होता है। तो जब लीवर डैमेज होगा तो उल्टी नहीं रुकेंगे आपकी। तो ये भी एक खास में हम कहते हैं कि नहीं भाई आप बिल्कुल सही हैं, बुखार भी कम हो गया, आपकी उल्टी नहीं रुकी, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखें ठीक है बुखार कम हो रहा है लेकिन इसके सेल फर्दर रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये इस हवाले से जो है डेंगू डेंजरस बीमारी कहलाती है। अच्छा, यहीं पर ये इसी को मैं क्लासीफाई कर देता हूँ कि यही जो फीवर आग का तेज हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि ये सेकंड स्टेज पे आ गया। जब ये सेकंड स्टेज पे आ गया तो उससे उल्टियाँ बढ़ गई थी। अब इन्हीं उल्टियों में थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्या यही अभी आ गया होगा, अब ये सेकंड और थर्ड स्टेज पे आ रही है। जब ये ब्लड आ गया तो एक तो हुआ कि ब्लड 1-2 दफ़ा आया, आपने देखा पेन भी कम हो गया, बुखार कम हो गया, ब्लीडिंग रुक गई। ये पहली फीवर की थी, ये सेकंड स्टेज थी डेंगू की। डेंगू की 3 से 4 किस्में पाई जाती हैं सब में, तो ये सेकंड हो गई। अब आपने क्या किया कि यही फीवर रुक के और उसकी वोमिट रुक के, ब्लड रुक के, अब और मजीद उल्टियाँ शुरू हो गई और मजीद ब्लड आना शुरू हो गया। ये जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो इसको हम कहते हैं हेमोरेजिक फीवर, यानी ब्लीडिंग वाला बुखार। ये फौरी तौर पर प्लेटलेट काउंट जो है कम कर देता है। इसमें इतने ब्लीडिंग होगी मुंह से, नाक से, यहाँ तक कि इवन के स्टूल में ब्लड आ जाएगा, यूरिन में ब्लड आ जाएगा, या आपके यानी जो भी पार्ट्स हैं आपके कहीं से ही ब्लड आ जाता है। लेकिन उल्टियाँ चूँकि ज़्यादा होती हैं, अब 2 मसले खड़े हो गए। एक तो ये कि ब्लीडिंग हो रही है उसे बुखार की वजह से, उसको कम करो। दूसरा ये कि ब्लड भी लॉस हो रहा है, अब मरीज जो है शॉक में जाने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी थर्ड लास्ट स्टेज है। अब ये हेमोरेजिक जो है फीवर जो है ये आगे जाके जब ये शॉक में जाएगा तो ये डेथ होने के चांस आ रहे हैं। यहाँ पर जाके डेथ होती है। तो जब वो हेमोरेजिक शॉक में चला जाता है, बीपी कोलैप्स हो जाता है।